तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। आज मिनी अटेम्प्ट पर एक नई सीरीज बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की जा रही है, जिसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसकी रेगुलर क्लासेस मैं आपको मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज उसी सीरीज का पहला दिन, पहली क्लास है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, इस क्लास में हम एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के बारे में, एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में और बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज के थ्रू जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो एग्जाम है उसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहा हूं। तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर सीरीज कंप्लीटली पूरी करनी होगी और इस पूरी सीरीज को करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% इसका फायदा मिलेगा, आपको अच्छे से अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में, उसके अलावा प्लेन्स के बारे में एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। क्लियर हो गया? और उस ये जो सीरीज है वो रेगुलर चलने वाली है। इस सीरीज में मैं आपको फर्स्ट 0 से लेकर के और लास्ट तक, 0 से लेकर के 100 तक आपको पहुंचाऊंगा। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक, फर्स्ट सिस्टम से लेकर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के थ्रू सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स मैं आपका मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो महंगे ऐप नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर आपका प्यारा, आपका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर बिल्कुल फ्री लेने वाला हूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। तो देखो, आज एनाटॉमी का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले आप जानिए, क्योंकि हम बेसिक से ऊपर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप जानिए कि एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। सिंपल सी बात है, एनाटॉमी का मतलब क्या है? ये एक साइंस की, हमारे विज्ञान की ऐसी शाखा है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अपने बॉडी के, यानी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी की संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। क्लियर हो गया? बात आती है जो एनाटॉमी वर्ड है, जो एनाटॉमी वर्ड है उसका मतलब क्या है? जो एनाटॉमी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्या बेटा? ग्रीक वर्ड है, जिसमें एना और टोम, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कटिंग ऑफ। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? कटिंग अप। अब कटिंग अप का मतलब क्या हो गया? कटिंग का अप का मतलब है काटने से नहीं है, कटिंग अप का मतलब है डायसेक्शन से है। यदि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यदि हम किसी ह्यूमन बीइंग का डायसेक्शन करते हैं, तो डायसेक्शन करते समय हम क्या करेंगे? उसकी लेयर बाई लेयर कटिंग करेंगे। जब लेयर बाई लेयर कटिंग करेंगे तो उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उस बॉडी की बोन्स के बारे में, उस बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। इसलिए एनाटॉमी वर्ड का मतलब कटिंग अप होता है। मतलब एनाटॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम डायसेक्शन करते हैं तो डायसेक्शन के बाद में भी हम किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा? किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्लियर हो गया? तो एनाटॉमी वर्ड का ही मतलब क्या है? कटिंग अप। समझ में आ गया? अच्छा, एक टर्म जो आपको आगे याद रखना है, क्या? अप्लाइड एनाटॉमी। देखिए, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बार बार आपके सामने आएंगी, तो इसलिए उनका बेसिक आप मतलब समझ लीजिए। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब सीधा सा, जब आपने किसी ऑर्गन की एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया, मतलब उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उससे रिलेटेड जो कंडीशन डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, उनका ट्रीटमेंट और उनकी डायग्नोसिस जो हम पता करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो अप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है? बात आती है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे शरीर की हैं, जो स्ट्रक्चर हमारे शरीर की हैं, उन स्ट्रक्चर का काम, उन स्ट्रक्चर का वर्क किस तरीके से होता है,
कौन कौन से बॉडी सिस्टम किस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में, और फिजियोलॉजी में हमने किसके बारे में पढ़ा, एक्टिविटीज के बारे में, फंक्शंस के बारे में। क्लियर हो गया। चलिए, तो जो फिजियोलॉजी वर्ड है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं, जो फिजियोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले जीन फर्नेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच फिजिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले फिजियोलॉजी टर्म दिया। फिजियोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया, जीन फर्नेल। लिख लीजिए बेटा फटाफट से। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, पैथो प्लस लॉजी, पैथो, पैथो मीन्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो किसी बीमारी को उत्पन्न करते हैं, किसी डिसीज को कॉज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। और लॉजी वर्ड, लॉजी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बेटा, लॉजी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, स्टडी के लिए। लॉजी वर्ड मतलब स्टडी, मीन्स पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैथो ऑर्गेनिज्म, यानी जो बीमारी पैदा करने वाले कारक है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया। तो हमारी बॉडी के फंक्शंस को जो अफेक्ट करने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में स्टडी करना, या हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी अफेक्ट हुई है, जो बीमारियां डेवलप हुई है, वो कैसे हुई हैं, डिसीज कैसे डेवलप हुई है, इस बात का पता भी हम पैथोलॉजी में ही करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशंस की। देखिए, आज की हमारी पूरी क्लास एनाटॉमी की एक तरह से इंट्रोडक्टिव क्लास है। इसमें से आपके 1 मार्क्स जो क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना इसलिए होता है, इसको समझना इसलिए होता है, क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी टर्म है, आज की जो यूनिट है, आज का जो चैप्टर है, इसमें आने वाले जितने भी टर्मिनोलॉजी है, वो आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बार बार सुनाई देंगे। तो यदि आपको इनका अर्थ पता चलेगा, जैसे हम किसी भी वर्ड को बनाने से पहले हम स्टार्टिंग में एबीसीडी याद करी थी, एबीसीडी याद करने के बाद ही तो हम बाद में वर्ड, सेंटेंस ये सब बना पाए। इसी तरह से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ये क्या है, एबीसीडी मतलब टर्मिनोलॉजी है। समझ गए। इनको आप अगर समझ लोगे, इनको आप अच्छे से समझ लोगे, तो इसका मतलब आगे आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म है जो आपको बार बार सब्जेक्ट में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म याद करिए बेटा, सबसे पहला टर्म है एंटीरियर। फर्स्ट टर्म है बेटा एंटीरियर, या जिसको हम वेंट्रल भी कहेंगे। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एंटीरियर मतलब होता है सामने की तरफ। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की तरफ, यानी फ्रंट साइड ऑफ दी बॉडी, फ्रंट साइड ऑफ दी बॉडी। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि यदि कोई ऑर्गन किसी ऑर्गन के सामने रखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एंटीरियर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने बैठे हुए, आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए, तो स्क्रीन के लिए आप क्या हो गए, एंटीरियर हो गए। आपके सामने स्क्रीन रखी हुई है, तो आप क्या हो, आपके लिए स्क्रीन क्या हो गई, एंटीरियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो अपना रिव केज है, रिव केज समझते हैं, रिव केज का मतलब क्या है, जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, जो रिव मतलब पसलियों का बना हुआ जो ढांचा है, उसके जस्ट पीछे की तरफ, यानी रिव केज के पीछे की तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है। या हम कहें आगे एंटीरियर साइड में, चेस्ट के बिल्कुल मिड में, बीचों बीच में एक हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, स्टर्नम। उस हड्डी का नाम क्या होता है, स्टर्नम। उस स्टर्नम के पीछे की तरफ क्या उपस्थित होता है, हार्ट। यदि अगर आपने सुना हो, तो जो हार्ट है वो किधर प्रेजेंट होता है बेटा, स्टर्नम के पीछे। हार्ट कहाँ पे होता है, स्टर्नम के पीछे। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि स्टर्नम आगे है, इसलिए स्टर्नम को हम क्या बोलेंगे, हार्ट इज, सॉरी, स्टर्नम इज एंटीरियर टू दी हार्ट। तो इसके लिए टर्म क्या यूज होगा, एंटीरियर। टर्म का मतलब समझ में आ गया, फ्रंट साइड ऑफ दी बॉडी। मतलब जब कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन के सामने रखी हुई है, किसी स्ट्रक्चर के सामने रखी हुई है, तो सामने वाली मतलब आगे वाली, फ्रंट वाली जो स्ट्रक्चर है, उसको हम एंटीरियर टर्म देंगे। समझ में आ गया। तो उसके लिए एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, स्टर्नम इज एंटीरियर टू दी हार्ट, मतलब हार्ट के आगे की तरफ स्टर्नम प्रेजेंट है। समझ में आ गया एंटीरियर का मतलब। देन इसी का अपोजिट होता है बेटा पोस्टीरियर। इसी का अपोजिट टर्म क्या है, पोस्टीरियर। देखिए, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी देखनी, पूरी समझनी है। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस हैं आपकी फर्स्ट से लेकर के एंड तक होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एंड चैप्टर तक ये आपकी सीरीज होने वाली है। ठीक है। तो पोस्टीरियर का मतलब नियर टू दी बैक, बैक मतलब पीछे की तरफ, बैक एंड बिहाइंड, बिहाइंड माने क्या होता है बेटा, पीछे। तो जब कोई ऑर्गन किसी ऑर्गन के पीछे रखा हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम इज ए डोर्सल या पोस्टीरियर टू दी हार्ट, यानी हार्ट के पीछे की तरफ क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी,
जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन को बनाने वाले जो छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं उनको हम वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम है उनमें से एक प्रकार होता है थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। तो जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है वो हार्ट के पीछे की तरफ उपस्थित होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया। या हम एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जिस प्रकार स्टर्नम के पीछे हार्ट प्रेजेंट होता है ना, तो हमने क्या दिया था? हार्ट इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। समझ में आ गई बात? यानी स्टर्नम के पीछे की तरफ हार्ट रखा हुआ है, समझ गए? यदि कोई स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ रखी हुई है या पीछे की तरफ उपस्थित है, पीछे की तरफ स्थित है, तो उसको लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम पोस्टीरियर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद में बात आती है सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स क्या होता है? सुपीरियर मीन्स ऊपर। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ। जैसे कि क्रेनियल या सेफेलिक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, तो सुपीरियर का मतलब क्या हो गया बेटा? क्रेनियल एंड सेफेलिक। मतलब स्ट्रक्चर्स, it refers to structure being closer to the head or higher than the another structure of body। जब कोई स्ट्रक्चर किसी दूसरी स्ट्रक्चर के ऊपर रखी हुई है, जैसे उदाहरण के लिए ये स्टाइलस हैंड के ऊपर है, मेरी हथेली के ऊपर रखा हुआ, तो स्टाइलस क्या होगा बेटा? सुपीरियर होगा, और जो हथेली होगी वो क्या होगी? इन्फीरियर होगी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? जैसे मेरी चेस्ट, चेस्ट और ये क्या हो गया बेटा? नेक। चेस्ट और ये नेक, तो चेस्ट के ऊपर की तरफ है नेक, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? नेक इज सुपीरियर टू द चेस्ट। इसका मतलब ऊपर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? ऊपर। समझ गए? यानी नेक चेस्ट के ऊपर स्थित है। समझ में आ गया सुपीरियर का मतलब? देन इन्फीरियर का उल्टा होता है। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ, यानी कॉडल। यानी इट रेफर्स टू क्लोजर टू द फीट, यानी पैरों की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। यदि कोई स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर के नीचे स्थित है तो उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम? इन्फीरियर। क्या यूज करेंगे बेटा? इन्फीरियर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो जो चीजें लिखी हुई हैं उनका मैं अर्थ आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। यदि कोई स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर के नीचे प्रेजेंट है तो नीचे वाली स्ट्रक्चर को हम इन्फीरियर कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए फुट इज इन्फीरियर टू द नी जॉइंट। अगर हम फुट की बात करें तो देखो, अगर हम पैर के बारे में देखें तो देखिए ये पैर की स्ट्रक्चर एक रफ डायग्राम में आपके सामने बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा? थाई। क्या हो गया? थाई। ये लेग, इसको क्या बोला जाता है? लेग। और ये क्या होता है बेटा? फुट। ये क्या होता है? फुट। समझ में आ गया? इसलिए तो फुटवियर बोला जाता है, यानी जूते जो फुटवियर है, मतलब पैरों में ही तो पहनते हैं, फुट में ही तो पहनते हैं। कभी लेग वियर थोड़ी सुना होगा आपने, क्योंकि वो लेग में थोड़ी पहनते, उसको फुट में पहनते, इसलिए उसको फुटवियर बोला जाता है। समझ गई बात? थाई। थाई यानी ये हो गया नी, घुटना। इधर क्या होता है बेटा? नी। इधर क्या होता है इस जगह पे? नी, घुटना। तो इसी की बात हो रही है। जो नी है वो सुपीरियर है और फुट नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? फुट इज इंफीरियर टू दी नी जॉइंट। तो ये नी जॉइंट के नीचे ही तो फुट प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज किया गया है। इसलिए समझाया गया है कि यदि कोई स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर के नीचे स्थित है तो उसके लिए हम इन्फीरियर टर्म देते हैं। तो इन्फीरियर का मतलब क्या हो गया? नीचे की तरफ। बात आती है डिस्टल। देखिए प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों एक जैसे वर्ड है। प्रोक्सिमल, पी फॉर प्रोक्सिमल, पी फॉर पास, यानी ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो किसी दूसरी स्ट्रक्चर के पास में हो। प्रोक्सिमल मतलब पास, नजदीक। और डिस्टल मतलब डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर। ये मतलब दूर हो गई। क्या हो गई बेटा? दूर हो गई। मतलब एक कोई स्ट्रक्चर हमारे लिम्ब से दूर हो। उदाहरण के लिए फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। जैसे उदाहरण के लिए रिस्ट देखिए, ये हमारी कलाई है। क्या है? कलाई, रिस्ट, जहाँ पे हम क्या करते हैं? घड़ी बांधते हैं, रिस्ट। इस रिस्ट से अगर हम फिंगर की बात करें तो ये रिस्ट से फिंगर दूर है बेटा। इस रिस्ट से फिंगर क्या है? दूर है। तो देखिए प्रोक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या होता है? प्रोक्सिमल माने पास और डिस्टल माने दूर। मतलब यदि हमारे ट्रंक से जो चीज दूर है, देखिए याद रखना, ट्रंक। ट्रंक माने क्या होता है? ट्रंक माने होता है बेटा, ट्रंक माने क्या होता है? चेस्ट प्लस एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन, यानी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को मिलाकर के कंप्लीटली क्या बोला जाता है? ट्रंक बोला जाता है। दोनों को मिलाकर के ट्रंक बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर ट्रंक के पास में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल यानी पास में जो होगी। और जो दूर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल। याद रखना। तो अगर हम एक सीधा सीधा एग्जांपल दें तो हमारे ट्रंक रीजन से रिस्ट, रिस्ट और उंगली में देखें तो रिस्ट पास पड़ेगा। अगर इधर ट्रंक रीजन से चलते हैं, रिस्ट पास पड़ेगी, उंगली दूर पड़ेगी। इसलिए उंगली को यानी फिंगर को डिस्टल बोला गया है और रिस्ट को
प्रोक्सिमल बोला गया है, समझ गए। तो डिस्टल का मतलब दूर हो गया, प्रोक्सिमल का मतलब पास। किससे दूर और किससे पास, हमेशा याद रखना। ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो किसी ना किसी के लिए देखी जाती हैं या किसी ना किसी के साथ देखी जाती हैं, ठीक है। किन्हीं दो चीजों के बीच में, किन्हीं दो स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। इस ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रंक से देखें तो देखिए ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट पास हो जाएगा, फिर एल्बो जॉइंट पास हो जाएगा क्योंकि हम रिस्ट और उंगली यानी फिंगर के बीच में देख रहे हैं, तो इसीलिए रिस्ट प्रोक्सिमल होगा और फिंगर डिस्टल होगा। समझ में आ गया बात, समझ में आ गई बात। चलिए, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल का अर्थ समझ गए। अब बात करते हैं मीडियल का। मीडियल मतलब क्या होता है, मीडियल माने मिड लाइन के नजदीक। उदाहरण के लिए जैसे ये हमारी बॉडी है बेटा, उदाहरण के लिए जैसे ये हमारी बॉडी, एक रफ डायग्राम बना लिया मैंने, ये अपनी बॉडी हो गई है ना, ये एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है सामने, है ना। ये आप में से कोई एक स्टूडेंट है बेटा, ये क्या किया हमने, इसको बिल्कुल मिड में से बांट दिया, एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू मिड में से बांट दिया बेटा। तो जो स्ट्रक्चर इस मिड लाइन के ज्यादा नजदीक होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मीडियल, और जो इससे दूर होगी डिस्टल। उदाहरण के लिए अपनी नाक को देखो और कान को देखो, तो नाक हो गया मीडियल और कान हो गया डिस्टल, नाक हो गया मीडियल, कान हो गया डिस्टल। क्यों, क्योंकि मिड लाइन के बिल्कुल पास है, सटी हुई है, और कान दूर है, ईयर दूर है, इसलिए ये हो गया डिस्टल यानी लेटरल, सॉरी, ये मीडियल ये लेटरल, ये मीडियल ये लेटरल, यानी मीडियल मिड लाइन के पास, लेटरल अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, याद रखना। मीडियल का मतलब क्लोजर टू दी मिड लाइन या टुवर्ड्स दी मिड लाइन, क्लोजर टू दी मिड लाइन या टुवर्ड्स दी मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ। और लेटरल मीन्स मिड लाइन से दूर। समझ में आ गई बात। तो अगर हम हार्ट और लंग्स में देखें, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से निकलते हुए ये लंग्स बना दिए इधर, एक रफ डायग्राम लंग्स का, और ये बीच में बना दिया हार्ट। तो अगर हम मिड लाइन को देखें, मिड लाइन को देखें, अगर हम मिड लाइन को देखें तो देखो ये हार्ट क्या है, मीडियल की तरफ है। ये हार्ट कहाँ हो गया बेटा, मीडियल हो गया, मीडियल हो गया हार्ट। और जो लंग्स हैं वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, लेटरल हो गए, वो क्या हो गए, लेटरल हो गए। समझ में आ गई बात। तो मिड लाइन के जो करीब है, जो नजदीक है मिड लाइन के, वो मीडियल होगा, और जो दूर है वो डिस्टल होगा। समझ में आ गई बात। तो लेटरल का मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम दी मिड लाइन। तो लंग्स इज लेटरल टू दी हार्ट, लेटरल मतलब हार्ट, या सीधा सीधा इसका मतलब क्या हो गया, हार्ट से दूर है लंग्स। समझ में तो आ रही है ना चीजें, समझ में तो आ रही है। मीडियल का मतलब, लेटरल का मतलब। अब समझो वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स दी फ्रंट साइड, मतलब एंटीरियर को ही हम वेंट्रल कहते हैं बेटा। और डोर्सल का मतलब हो गया टुवर्ड्स दी बैक साइड, ये याद रखना। वेंट्रल मतलब टुवर्ड्स दी फ्रंट साइड और डोर्सल का मतलब बैक साइड। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर सामने फ्रंट में देखें, अगर हम चेस्ट और एब्डोमेन की बात करें तो वो वेंट्रल साइड होगी हमारी बॉडी की बेटा, वेंट्रल साइड है। जैसे फेस हुआ, ठीक है, चेस्ट हुआ, एब्डोमेन हुआ, ये सब क्या है, वेंट्रल साइड है। अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो बैक साइड होगी, जो हमारी कमर हो गई, पीठ हो गई, बैक साइड है, वो डोर्सल पार्ट में आएगी। किस में आएगी बेटा, डोर्सल पार्ट में, समझ गए। देन उसके बाद में आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, जो सरफेस के नजदीक हो बेटा, नियर टू दी सरफेस या क्लोजर टू दी सरफेस, इसको याद रखना, सुपरफिशियल। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, एक, दो, तीन, मैंने ये तीन लाइन खींची बेटा, मैंने ये तीन लाइन खींची है। ये मैंने क्या बता दिया, ये स्किन मान लो इसको। ये जो पहली लाइन है इसको क्या मान लिया हमने, स्किन। जो बेटा दूसरी लाइन है इसको हमने क्या मान लिया, मसल। और तीसरी लाइन को हमने क्या मान लिया, बोन। अब समझो ध्यान से, सुपरफिशियल और डीप का मतलब, क्योंकि हमारी सरफेस पर स्किन है, यानी हमारी बॉडी की सतह पर सबसे ऊपर क्या होती है बेटा, स्किन। तो स्किन क्या हो गई, सुपरफिशियल हो गई, क्या हो गई, सुपरफिशियल हो गई, याद रखना, सुपरफिशियल हो गई, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, नियर टू दी सरफेस। सुपरफिशियल का मतलब होता है नियर टू दी सरफेस, क्योंकि बोन अंदर की तरफ उपस्थित है बेटा। देखो बीच में क्या है, मसल है। अगर स्किन और बोन के बीच में देखें तो बोन गहराई में उपस्थित है, बोन नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो इसलिए अगर हम स्किन और बोन में देखें, यदि हम स्किन और बोन में देखें तो स्किन क्या होगी, सुपरफिशियल होगी, सुपरफिशियल होगी बेटा। और जो बोन है वो क्या होगी, बोन क्या होगी, डीप स्ट्रक्चर होगी, क्या होगी, डीप होगी। समझ में आ गई बात। तो सुपरफिशियल का मतलब क्लोजर टू दी सरफेस, यदि कोई स्ट्रक्चर बॉडी सरफेस यानी स्किन के नजदीक है, या स्किन की ही बात करें तो वो सुपरफिशियल कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए स्किन इज सुपरफिशियल टू दी मसल। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्किन और मसल में यदि हम देखें
तो स्किन होगी बेटा सुपरफिशियल और मसल हो जाएंगी फिर डीप। और डीप का मतलब डिस्क्राइब एज द पार्ट मोर इंटरनल फ्रॉम द आउटर सर्फेस, जो आउटर सरफेस से दूर हो, जो सरफेस से सतह से दूर हो बेटा, उसको हम क्या कहेंगे डीप। जैसे कि बोन आर डीप टू दी मसल, अगर मसल और बोन में देखें तो फिर मसल क्या हो जाएंगी सुपीरियर हो जाएंगे और बोन हो जाएंगी डीप। मतलब हमेशा याद रखना बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। हमेशा जो टर्मिनोलॉजी देखी जाती है वो किसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखी जाती है, विद रेस्पेक्ट देखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जहां पे हमने स्किन और बोन के बारे में स्टडी करी, तो स्किन सुपरफिशियल थी, बोन डीप थी। लेकिन अगर हम बोन और मसल की बात करेंगे तो मसल फिर क्या हो जाएगी सुपरफिशियल हो जाएगी, बोन डीप हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये हम किसी ना किसी एक दूसरे के साथ ही कंपेरेटिव स्टडी करके ही हम टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं। समझ में आ गई। क्या ये आपको समझ में आ रही हैं चीजें? समझ में आ रही है तो फटाफट से क्लास को शेयर करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करिए जिससे कि स्टूडेंट्स का फायदा हो। ठीक है, ये क्लासेस इसलिए कराई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए बेटा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और क्लासेस को शेयर करना, क्लासेस को लेना, क्लासेस को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। और बेटा नोट्स बना लीजिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, अपना चैनल है टेलीग्राम पे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम पे जाइए, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस सर्च करिए और ज्वाइन करिए। आपको वहीं पर इस वीडियो का लिंक भी मिलेगा और साथ में इसके नोट्स, आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी बेटा वहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सुपाइन और प्रोन पोजीशंस की। ठीक है, देखिए सुपाइन और प्रोन का मतलब क्या होता है। जब कोई स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, या सीधा सीधा हम आसान भाषा में समझें, यदि कोई व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है, यानी पर्सन लाई ऑन हिज बैक एंड फेस अप एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। यदि किसी व्यक्ति का लेटते समय पीठ, उसकी जो पीठ है, बैक वाला एरिया है, बेड पे सटा हुआ है, और फेस ऊपर की तरफ है, एब्डोमेन ऊपर की तरफ है, चेस्ट ऊपर की तरफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। या सीधा सीधा जो हम लेटते हैं, जब हम सीधे लेटते हैं तो उसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। और जब हम पेट के बल या चेस्ट के बल, छाती के बल लेटते हैं बेटा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं प्रोन पोजीशन। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे, यानी बेड पर किस तरीके से उसकी पीठ टिकी हुई है, तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलेंगे। और जब वो उल्टा लेटा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। ठीक है, ठीक है। तो किंग हैंड पोजीशन क्या होती है, बैगर पोजीशन का क्या मतलब हो गया, बैगर पोजीशन मतलब सुपाइन पोजीशन, और किंग हैंड पोजीशन कौन सी हो गई प्रोन पोजीशन। तो जैसे उदाहरण के लिए हम हथेली का देखें, हथेली का, ये हमारी क्या है हथेली है। हथेली यानी रिस्ट, ये पाल्म, अगर हम पाल्म का देखें, यदि पाल्म ऊपर की तरफ फेसेस है, ऊपर की तरफ फेसेस है, तो ये क्या हो गया बेटा सुपाइन पोजीशन। और नीचे की तरफ है तो प्रोन, तो ये सुपिनेशन प्रोन, सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में। देखिए एनाटॉमिकल प्लेन्स का मतलब क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैसे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्शंस ऑफ द बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा सेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के सेक्शंस बोला जाता है। दीज प्लेन्स आर द इमेजिनरी लाइंस, ये जो प्लेन्स है बेटा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आ जाओ आप सीधे सीधे प्लेन्स पर, तो सबसे पहला प्लेन हम पढ़ते हैं बेटा सजाइटल प्लेन। सबसे पहले प्लेन की स्टडी करेंगे हम, किसकी, सजाइटल प्लेन की। अगर हम सजाइटल प्लेन की बात करें तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के नाम से जानते हैं, या परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स और फ्रंटल प्लेन भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बीच में से बांटने का काम करता है। ठीक है, जैसे ये अपनी बॉडी हो गई, ये इस बॉक्स को अपनी बॉडी मान लो, तो ये जो दो बराबर हिस्सों में बट गया ना, ये जो प्लेन है, ये आधा इधर आधा इधर। ठीक है, ये लेफ्ट एरिया, ये राइट एरिया, राइट और लेफ्ट में दो बराबर हिस्सों में बट गया, तो ये कौन सा हो गया बेटा सजाइटल प्लेन। कौन सा हो गया ये सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन का मतलब क्या होता है, सजाइटल प्लेन का मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारे शरीर को दो बराबर हिस्सों में राइट और लेफ्ट में बांटने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं सजाइटल प्लेन कहते हैं। यही लिखा हुआ है सामने। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो सजाइटल प्लेन कहाँ से होगा, कि ये आपका नाक, ठीक है, ये जो नोज है बिल्कुल सजाइटल प्लेन पे रखी हुई है बेटा, नोज बिल्कुल सजाइटल प्लेन पे है। नोज से अगर हम नीचे की तरफ पहुंचेंगे एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू, तो हमारी बॉडी दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो
देखो ये कौन सा प्लेन है बेटा, ये कौन सा प्लेन है, सजाइटल प्लेन, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बॉडी बट गई। समझ में आ गई बात। अच्छा ये देखो ये जो प्लेन है दोनों में अंतर है। सजाइटल प्लेन मतलब इस तरीके से बांटना, अगर इस तरीके से बांटा जाएगा, यदि इस तरीके से यानी आगे का हिस्सा आगे की तरफ यानी एंटीरियर पार्ट आगे एंटीरियर की तरफ और पीछे का पार्ट पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो फिर कोरोनल होगा बेटा। क्या होगा, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन कहा जाएगा उसको। फिर क्या कहलाएगा वो, सजाइटल प्लेन नहीं कहलाएगा, फिर उसको क्या कहेंगे हम, कोरोनल प्लेन। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम इस तरीके से गोला बना दें यानी ऊपर से देखें, तो अगर हमने इस गोले को ऐसे काटा है दो बराबर हिस्सों में लेफ्ट और राइट में, तो ये हो गया बेटा सजाइटल प्लेन। कौन सा हो गया, सजाइटल। अगर इसको हमने ऐसे काट दिया, कैसे, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर में काट दिया, यानी हमने इस तरीके से कटिंग करी या हमने इस तरीके से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी कि बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में बट गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनल प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा, कोरोनल प्लेन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है सबसे पहले दूसरी फ्रंटल प्लेन की। फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, इसका मतलब बॉडी डिवाइडेड इनटू फ्रंट यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्शन। एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। अब बात करते हैं मिड सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन की। ये क्या होता है, इट डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हेमीस्फीयर्स एट मिडलाइन, इट वर्टिकली स्प्लिट आवर बॉडी ऑर्गेनिज्म इनटू टू रिलेटिवली इक्वल हाफ, लेफ्ट एंड राइट। जैसे कि देखो हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं, मिड सजाइटल प्लेन की। तो देखो मिड सजाइटल प्लेन बेटा ये रहा, ये मिड सजाइटल प्लेन है, ये रहा। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पूरी तरह से राइट और लेफ्ट हाफ में बट गई। इसमें क्या हुआ, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जेनिटल एरिया, आर्म, लेग, ये सब क्या हो गया, इक्वल दो भागों में बट गया, इक्वल दो भागों में बट गया। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी ऐसा प्लेन जिसमें, ऐसा प्लेन या ऐसी कंडीशन या ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारे शरीर को ऊपर यानी अपर और लोअर पार्ट में बांटे, अपर और लोअर पार्ट में बांटे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारी बॉडी हो गई, जैसे उदाहरण के लिए बेटा अपनी बॉडी को हम ट्रांसवर्स प्लेन में किस तरीके से बांट पाएंगे, ट्रांसवर्स प्लेन में तो इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन करें तो ये हो गया अपर पार्ट अलग और ये हो गया बेटा लोअर पार्ट अलग। तो ये जो प्लेन है बेटा ये कौन सा कहलाएगा, ट्रांसवर्स। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल या एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ओब्लिक प्लेन। अगला कौन सा आता है, ओब्लिक। तो देखो ट्रांसवर्स में आपको दिखा दूं, ये रहा, ये जो प्लेन है जिस जो बॉडी को इक्वल अपर और लोअर पार्ट में काट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसवर्स। और एक होता है आपका ओब्लिक, जो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट डिवाइड बॉडी एट एंगल बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को भी बीच में से बाइसेक्ट कर दे इस तरीके से तिरछा ऐसे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक मतलब होता है तिरछा, ओब्लिक प्लेन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, प्लेन्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके देखिए, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की बेटा। एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की बात करें तो अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। हमारे शरीर के कुछ स्पेशल बेटा मूवमेंट्स होते हैं, हमारे शरीर के कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं जो कि एनाटॉमिकली देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो आपको काम आएंगे एनाटॉमी में। तो देखिए सबसे पहला मूवमेंट है एबडक्शन। एबडक्शन, तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। समझिए ध्यान से, एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी लिम्ब का मूवमेंट, लिम्ब मतलब अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब का मतलब दोनों हाथ, लोअर लिम्ब का मतलब दोनों पैर। जब हम अपने हाथों को अपने शरीर से दूर ले जाते हैं बेटा, जब अपने हाथों को अपने शरीर से दूर ले जाते हैं, जैसे कि ये अपनी बॉडी हो गई और ये अपने हो गए बेटा हाथ, तो जब हम इस हाथ को ऐसे ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे बेटा, ये ऐसे दूर ले जाएंगे ना, दूर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, एबडक्शन। और पास लेकर के आएंगे तो एडक्शन। ये एडक्शन, ये एबडक्शन, यानी ये दूर गया, ये बॉडी से क्या गया बेटा, दूर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, सॉरी एबडक्शन, एबडक्शन।
एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब जब शरीर का पार्ट, जब लिम्ब शरीर से दूर जाता है, ठीक है, जब लिम्ब शरीर से दूर जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, एडक्शन का मतलब क्या होता है, जब लिम्ब क्या हो बेटा, शरीर से पास में आए, जब लिम्ब यानी हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो किसके पास हो बेटा, शरीर की तरफ हो, जब शरीर की तरफ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, एडक्शन, ऐड करना, यानी बॉडी के नजदीक लाना। अगर हम अपर लिम्ब का मूवमेंट बॉडी की तरफ करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एडक्शन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो मिड लाइन से दूर यदि बॉडी का कोई भी ऑर्गन यानी सीधा सीधा अगर अपर लिम्ब मिड लाइन से दूर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एबडक्शन। यदि मिड लाइन के नजदीक आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। समझ में आ गया। एडक्शन माने, एड माने होता है जोड़ना, यानी शरीर के पास लाना। यदि बॉडी के अपर लिम्ब का या लोअर लिम्ब का मूवमेंट मिड लाइन से दूर जा रहा है, मिड लाइन से बेटा किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। और मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो एडक्शन, और मिड लाइन से दूर जा रहा है तो एबडक्शन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए उसके बाद में बात करते हैं सरकमडक्शन की। तो देखो सरकमडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन, ये 5 मूवमेंट आते हैं। कौन कौन से, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए, इसका एग्जांपल बॉलिंग हम दे सकते हैं बेटा, इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, बॉलिंग। तो उसके लिए हम पहले फ्लेक्शन समझेंगे। फ्लेक्शन का मतलब क्या है और एक्सटेंशन, ये दोनों एक दूसरे में मिलते जुलते शब्द हैं। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो मूवमेंट है बेटा, इस तरीके से जो मूवमेंट है, यानी अपने आर्म को, यानी अपनी आर्म को इस तरीके से मोड़ना, ये फ्लेक्शन हो गया, और दूर ले जाना एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से आर्म बेटा इधर की तरफ आएगी, एल्बो जॉइंट का मूवमेंट हो गया, ये किसका हो गया, एल्बो जॉइंट का मूवमेंट। डिक्रीज एन एंगल ऑफ जॉइंट बिंग बोन्स आर, टू बोन्स आर क्लोजर। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जो एंगल है बेटा वो कम हो जाएगा, ये जो एंगल है बेटा कम हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, ऐसे मोड़ा, जब हैंड को हम इस तरीके से मोड़ेंगे, जब हम एल्बो जॉइंट को मोड़ेंगे बेटा, मोड़ेंगे तो वो फ्लेक्शन में आएगा, और जब हम उसको खोलेंगे दोबारा से उस स्थिति में लाएंगे तो वो एक्सटेंशन कहलाएगा। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी मूवमेंट जिसमें दो बोन नजदीक आती हों और जो जॉइंट का एंगल है वो घटता हो, जॉइंट का जो एंगल है वो घटेगा। जब भाई सीधी सी बात है, जब ये पास में जाएगा तो ये एंगल घटता चला जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद में एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन माने फैलाना, यानी इंक्रीज द एंगल ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का एंगल जब खुलेगा या एंगल बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, ये हाथ मोड़ा तो फ्लेक्शन, ये खुला तो एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद में आता है डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन मतलब लिफ्टिंग द फुट सो दैट सुपीरियर सरफेस अप्रोचेस टू दी स्किन, यानी डोर्सी फ्लेक्शन। अगर हम हैंड का भी देखें या फुट का किसी का भी देख सकते हैं, तो अगर हम हैंड का देखें तो देखो फ्लेक्शन का मतलब क्या था, फ्लेक्शन का मतलब ये ऐसे मोड़ना था, एक्सटेंशन मतलब खोलना। लेकिन अगर यदि हम दूर ले जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ दूर लेकर के जाते हैं, तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन होगा बेटा। क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन होगा, यानी लिफ्टिंग ऑफ, जैसे हम पैरों को लें, फ्लेक्शन किया, उसके बाद में हम डोर्सल साइड में, बॉडी की डोर्सल साइड में हम डायरेक्टली क्या करें, मोड़ें। जैसे कई बार हम क्या होते हैं, जब बैठते हैं तो घुटने हमारे पेट की तरफ या चेस्ट की तरफ मुड़ते हैं, तो जब हम पैरों को पेट या चेस्ट की तरफ मोड़ेंगे तो उस स्थिति को हम डोर्सी फ्लेक्शन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, डोर्सी फ्लेक्शन। और जब हम नॉर्मली उसको सीधा कर देंगे या खोल देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लेंटर फ्लेक्शन। डिक्रीजिंग द फुट पॉइंटिंग टू दी, डिप्रेसिंग द फुट पॉइंटिंग टू दी टोस, ये हो गया प्लेंटर फ्लेक्शन। यानी सीधा सीधा प्लेंटर, यानी हमारा जो लोअर फुट वाला एरिया है उसका जो फ्लेक्शन होगा, उसका जो फ्लेक्शन होगा वो प्लेंटर फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सुपीनेशन और प्रोनेशन। सुपीनेशन का मतलब फोर आर्म रोटेटेड लेटरली एंड पाल्म फेसेस एंटीरियरली। जब जब फोर आर्म को लिटरली रोटेट किया जाता है और पाल्म फेस एंटीरियरली, यानी इस तरीके से, ये हो गया बेटा सुपीनेशन, ये प्रोनेशन, ये सुपीनेशन, ये प्रोनेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो अंगूठा है बेटा वो किधर की तरफ जा रहा है, लिटरल की तरफ जा रहा है, पाल्म एंटीरियर साइड में, सामने की तरफ दिखाई दे रही है, एंटीरियर साइड में दिखाई दे रही है, तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे सुपीनेशन। और ये जो मूवमेंट है जिसमें पाल्म पोस्टीरियर पीछे की तरफ चली गई, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। तो फोर आर्म रोटेटेड मीडियली एंड पाल्म फेसेस पोस्टीरियरली। तो मीडियल और लेटरल कैसे समझे, जो मिड लाइन की तरफ यदि कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो मीडियल कहलाएगा, और लेटरल बार की तरफ अंगूठे को देखो,
ये अंदर की तरफ जा रहा है मिड लाइन की तरफ, मतलब मीडियल मूवमेंट या मीडियल रोटेशन। बाहर की तरफ कर दिया लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो जब लेटरल रोटेशन होता है तो सुपिनेशन होता है, जब मीडियल रोटेशन होता है तो प्रोनेशन होता है। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद में आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन टर्न सोल ऑफ फुट मीडियली। जब हम सोल को, फुट के सोल को अगर हम मीडियल की तरफ मोड़ते हैं, ऐसे मीडियल की तरफ मोड़ते हैं तो इन्वर्जन कहलाता है, और बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? इवर्जन। क्या कहलाता है बेटा? इवर्जन। उसके बाद में सुपिनेशन, लेटरल रोटेशन ऑफ फोर आर्म, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मूविंग ऑफ ए बॉडी पार्ट बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ ऐसे जाना, तो ये रिट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट्स हैं बेटा जो आपको यहाँ पे स्टडी कराए जा रहे हैं, मूवमेंट है, उनके अर्थ बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब क्या होता है? तो जब मिड लाइन की तरफ रोटेशन होता है तो वो मीडियल रोटेशन कहलाता है, और लेटरल रोटेशन अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, मिड लाइन से जो दूर रोटेशन होता है उसको हम लेटरल रोटेशन कहते हैं। फिर है प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सॉरी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी, और रिट्रूजन माने बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी। जब बॉडी का मूवमेंट फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ हो, तो वो प्रोट्रूजन है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चिन पे देखें, देखो ये जो मूवमेंट हुआ मतलब चिन बाहर की तरफ आई, ये चिन बाहर, ये चीक्स बाहर की तरफ गई, ये हो गया प्रोनेशन। और बैक ऐसे पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जब ये जा रहे हैं तो रिट्रूशन। प्रोट्रूशन माने उभरना, रिट्रूशन माने बैक होना, अपनी सेम पोजीशन पे जाना या धस जाना। ठीक है, एलिवेशन मीन्स क्या होता है बेटा? उठाना। एलिवेशन मतलब उठाना, जैसे कि हम अपने मैंडिबल को उठाएं ऊपर की तरफ, एलिवेट करें, उठाएं, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन एलिवेटर से आया है वर्ड। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना, टू लिफ्ट। और डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन ये मानसिक तनाव नहीं, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड मूवमेंट। यदि कोई मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, यदि कोई गति ऊपर की तरफ हो रही है, तो एनाटॉमिकल टर्म के हिसाब से उसको एलिवेशन बोला जाएगा। यदि कोई गति, किसी स्ट्रक्चर में कोई गति नीचे की तरफ हो रही है, तो उसको डिप्रेशन बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमने आज एनाटॉमिकल टर्म और एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में स्टडी करी। अब मैं आपको बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिट का नाम ही यही है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? सेल। सबसे पहले क्या बना? सेल, जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा? सेल। जब कई सारी सेल, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल मिलती हैं तो क्या बनता है बेटा? टिश्यू। तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है बेटा? ऑर्गन। और जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, या कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, पूरी कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। समझिए, सबसे छोटी इकाई सेल। सेल, कई सारी सेल ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन। जब ऑर्गन कई सारे मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और देन उसके बाद में बॉडी का निर्माण होता है। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में। और आपकी क्लास जब एंड होगी, जब ये सीरीज एंड होगी, तो आपको पूरी की पूरी बॉडी के बारे में 100% आपको नॉलेज 100% आपको हो जाएगी। आपका जो एग्जाम है बेटा, याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम है, आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो एग्जाम है बीएससी का, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, ठीक है, वो कब होने वाला है? वो जनवरी में होने वाला है बेटा, जनवरी में होने वाला है ना? कब होने वाला है? जनवरी को। ठीक है, जनवरी में होने वाला है, इसीलिए दिसंबर में ही मैं आपको कोशिश करूंगा ये पूरा का पूरा एनाटॉमी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, एनाटॉमी का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर जनवरी में, यानी मिड ऑफ जनवरी में होगा, जनवरी के मिड में होगा। ये कब होगा पेपर बेटा? मिड ऑफ जैन। ठीक है, मिड जैन में होगा, यानी जनवरी के मिड में होगा। तो तब हम जनवरी में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं उसको लीजिए, पूरी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, यदि आपको इस क्लास के बारे में अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो, तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को
सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो का जो नोट्स हैं, इस वीडियो के जो नोट्स हैं, इसके जो नोट्स हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाइए और सर्च करिए मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस आप सर्च करिए और ज्वाइन करिए। देन आपको वहाँ पर मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।